हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिवर्षी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का विज्ञान का पेपर है, जो कि आपका 20 नवंबर 2022 में हुआ था। आज जो हम लोग पेपर यहाँ देखने वाले हैं, इसका एग्ज़ाम आपका 20 नवंबर 2020 को हुआ था। और कहीं ना कहीं इस पेपर से आपको कुछ पुराने कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हर पेपर, हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ आप लोग इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए ताकि हर सूचना, हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पेपर। फर्स्ट आपका है तृतीय उपभोक्ता। अब आपको बताना है हरे पौधे, सांप, चूहा या फिर बाज, इन चारों में आपका तृतीय उपभोक्ता कौन है। अगर बात करें तृतीय उपभोक्ता की, तो आपको पता है कि तृतीय उपभोक्ता आपके मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी की बात करें दोस्तों, आपका ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मांसाहारी कौन आता है, जो दोस्तों सबसे बड़ा मांसाहारी होता है। सांप दोस्तों आपका होगा नहीं, क्योंकि सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। दोस्तों आपका चूहा भी नहीं होगा, क्योंकि चूहे को सांप भी खा सकता है दोस्तों, और ठीक है आपका बाज भी खा सकता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे आपका हो जाएगा दा। दोस्तों आपका चौथा आंसर हो जाएगा, यानी तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आपका बाज आएगा। अब देखते हैं इसमें आपका उपधातु कौन सा है। उपधातु की बात करें, देखिए दोस्तों, धातु और उपधातु दोस्तों वे होते हैं कि जो धातुओं से नहीं बनते हैं। जैसे कि इसमें से तो आपका हो जाएगा आर्सेनिक। दोस्तों आपका आर्सेनिक यानी आपका ये उपधातु आपके धातु से सबसे अलग होते हैं। आपका हो जाएगा आर्सेनिक, यानी आपका दूसरे का बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा बा, यानी आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन है। नोबेल गैस का उदाहरण आपको बताना है। इसमें से आपका कौन होगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रेडान, इन चारों में से आपका कौन होगा? चौथे की बात की तो इसमें आपका हो जाएगा रेडान, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है। आखिर आपका पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पांचवा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि चरित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यानी आपका पांचवें का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 5 क्वेश्चन देख लिए हैं वस्तुनिष्ठ के, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए लेके आते रहें, और हमें लाइक से कुछ नहीं मिलता है। अब यहाँ हम बात करते हैं एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। आपको पता होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका HIV आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सब आपके 1 नंबर के प्रश्न हैं। अतिलिखित प्रश्न आपके 1 नंबर के होते हैं, तो इसे आपको बस केवल 1 लाइन या फिर 2 लाइन में लिखना होता है। जितना आपसे पूछे केवल आप उतना लिखिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 7वां प्रश्न है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? दोस्तों साधारण रूप से प्राप्त आपातकालीन स्थिति में जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है, वही आपका प्रारंभिक सहायता होता है। ओके दोस्तों, वही आपका प्रारंभिक उपचार होता है। यानी दोस्तों जो आसान तरीकों से रोगी को उपचार दिया जाए, वही आपका प्रारंभिक और पहला उपचार होता है। ओके दोस्तों, यह संकटकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने तक या अस्पताल तक ले जाने की तुरंत दी जाने वाली सहायता आपका प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं आठवां प्रश्न। दोस्तों 8वां प्रश्न में आपका क्या है? 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक्स
से आप क्या समझते हो? दोस्तों x से आप क्या समझते हो? सभी x खनिज नहीं होते हैं। इसमें आपको लिखना था कि सभी x खनिज नहीं होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले एक्सों में निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। ओके दोस्तों, जैसे कि आपका हो जाएगा सल्फेट, सिलिकेट और कार्बोनेट। ओके दोस्तों, ये सब आपके एक्स के अंतर्गत आएंगे। बस केवल आपको 1-2 लाइन में इतना ही लिखना था, फिर आपको आगे बढ़ जाना था। अब यहाँ हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 9वां देखते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों। 9वें की बात करें, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका का कार्य लिखिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं। दोस्तों बताइए आप लोग, रुधिर कणिकाएं आपकी कितनी होती हैं? आपकी 3 होती हैं। दोस्तों कितनी होती हैं आपकी रुधिर कणिकाएं? 3 होती हैं दोस्तों। और कौन कौन से होती हैं ये भी आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें कि रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं, ये आपके 3 होती हैं। कौन कौन से होती हैं? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि पहला आपका हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं। ओके दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा आपका हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरा आपका दोस्तों हो जाएगा रुधिर प्लेटलेट। ओके दोस्तों, तीसरा आपका हो जाएगा रुधिर प्लेटलेट्स है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके प्रकार भी हो गए हैं और यहाँ पे आपके नाम भी हो गए। ठीक है दोस्तों, ये होती हैं आपकी 3 प्रकार की। और अगर पूछे यहाँ पर नाम की कि कौन कौन से नाम लिखिए, तो लाल, श्वेत और रुधिर प्लेटलेट्स है। ओके दोस्तों, आपके 3 हो गए हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एक रुधिर कणिकाओं का कार्य लिखिए। अगर से दोस्तों बात करें कार्य की, तो आपको लिखना है WBC का कार्य अगर आप लिखोगे तो यह आसान भी होता है। WBC का मतलब होता है श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं। ओके दोस्तों, अब देखिए इनका कार्य क्या है हमारे बॉडी में। दोस्तों जो हमारे बॉडी में बिना मतलब के फालतू बैक्टीरिया आते हैं, उन्हें खत्म करने का कार्य WBC का होता है। ओके दोस्तों, जो हमारे बॉडी में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया आते हैं तो उन्हें खत्म करने का कार्य WBC का होता है। बस आपको केवल इतना ही लिखना था और आपको 1 नंबर मिल जाता। अब यहाँ हम देखते हैं समजात अंग किसे कहते हैं। अब यहाँ बताना है आपको समजात अंग किसे कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम समजात की बात करें, इसमें आपको लिखना था कि कुछ अंग मूल रचना एवं उद्भव के समान होते हैं, किंतु अलग अलग कार्य के लिए होने के कारण देखने में असमान लगते हैं। ओके दोस्तों, देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे कि मान लो आपका हो गया मनुष्य। ओके दोस्तों, मनुष्य का आपका हाथ हो गया, ठीक है, पकड़ने के काम आता है। और दोस्तों जो आपके जानवर हैं, जानवर के दोस्तों आगे के 2 पैर, जो आगे के 2 पैर हैं दोस्तों, वे इनके दौड़ने चलने के काम आते हैं। और दोस्तों जो आपके मछली के पंख हैं वह तैरने के काम आता है दोस्तों। और जो आपका चमगादड़ है, जो उसका पंख है दोस्तों, उसका आपको दौड़ने के काम आता है। दोस्तों अंग एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं, वही आपके समजात अंग के अंतर्गत आ जाएंगे। हमने यहाँ पर आपको समजात के बारे में और हमने इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिया है। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रभावित की जाती है, आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। अब दोस्तों फार्मूले की बात करें तो इसमें जो आपका फार्मूला लगेगा, इसमें आपका लग जाएगा 11वें में Q बराबर धारा गुणे समय। ओके दोस्तों, Q बराबर धारा गुणे समय, यही आपका इसमें फार्मूला हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है Q। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको Q निकालना है। अब यहाँ पे आपका
धारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे आपका धारा यानी आपका आई मतलब एम्पियर। दोस्तों एम्पियर यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, आपका हो जाएगा 5 है दोस्तों। और यहाँ पे आपको दिया गया है 1 घंटे में प्रभावित होती है। दोस्तों 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जब हम 60 को बदलेंगे मिनट में, सेकंड में, तो इसमें तो आपका देखिए 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी आपका होगा, ठीक है दोस्तों, 6 दूनी 12। दोस्तों जब ये आपका हो जाएगा 36 है, तो देखिए दोस्तों, ठीक है, जब हम घंटे को ठीक है बदलेंगे मिनट में, तो आपका दोस्तों हो जाएगा, जब हम इसको देखिए दोस्तों बदलेंगे तो सेकंड में, देखिए 1 मिनट, हम यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से, ये ठीक है। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे आपका दिया गया है 1 मिनट, यहाँ आपका दिया गया है 1 घंटे के लिए प्रभावित की जाती है। 1 घंटे में आपके कितने दोस्तों, 1 मिनट, तो 1 घंटे में आपके कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में आपकी होते हैं 60 मिनट, ठीक है दोस्तों। अगर हमको सेकंड में बदलना होगा तो इसमें आपका 60 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 36, ओके दोस्तों, 36 ये आपका हो जाएगा 3600, यानी आपका होगा 3600, ये हो गया आपका सेकेंड है, क्या हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया तो सेकंड है। तो अब आपका धारा आपको दिया गया है 5 एम्पियर, देखिए यहाँ पे आपको धारा 5 एम्पियर दिया गया है दोस्तों। अब ये हमको मिल गया 3600 दोस्तों। जब ठीक है आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 गुणे 3600 तो आपका आ जाएगा 18,000 दोस्तों। कितना आपका आएगा, 1 मिनट, देखिए दोस्तों, ठीक है, आपका कितना आएगा, इसको हम मिटा दें फिर आपको हम अच्छे से बताते हैं। आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 18,000, आपका आ जाएगा 18,000 आंसर। अगर दोस्तों आपका 18,000 आंसर आएगा यानी आपका सही है। अब यहाँ हम चलते हैं, देखते हैं वात्या भट्टी का चित्र। यहाँ पे आपको दिया गया है कि वात्या भट्टी का चित्र आपको बताना था दोस्तों। अगर बात करें वात्या भट्टी के चित्र के बारे में तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर वात्या भट्टी दिख रहा है, बस केवल आपको ऐसे ही बनाना था और आपको कुछ भी नहीं करना था। और नेक्स्ट आपका है द्रविणवाद को समझाइए। अब यहाँ पे आपको 13वां दिया गया है कि आप इसको द्रविणवाद को समझाइए। अब दोस्तों अगर हम बात करें द्रविणवाद के बारे में तो दोस्तों जो आपके द्रविणवाद जी थे उनका क्या था हिसाब किताब, देखिए। अगर दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं द्रविणवाद की तो ये दोस्तों लंदन के चिड़ियाघर के अध्यक्ष भी थे। उनकी प्राणी जगत की खोज एवं जीवों के विकास में बड़ी ही रुचि थी, ओके दोस्तों। तो आपको यही सब चीज़ें लिखना था द्रविणवाद के संबंधित। दोस्तों जितना कुछ आपको द्रविणवाद के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आप वो सब लिख दोगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 15वां दोस्तों, 1 मिनट, 14वां, ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ और दोष आपको बताना है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें लाभ की दोस्तों, ठीक है, आप पहले लाभ को सुनिएगा और लिखिएगा। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो दोस्तों। लाभ हो जाएगा इनका पहला, इस सारणी में 92 तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के अध्ययन केवल 9 समूहों में कर दिया है। पर आपका सेकंड हो जाएगा लाभ का, परमाणु भार का आकलन सहजता से कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका देखिए तीसरा हो जाएगा लाभ में नए तत्वों की खोज में सहायता प्राप्त होता है, ओके दोस्तों। आपको 2-2, 3-3 लिखना था बस, और कुछ नहीं। अब ठीक है दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दोष की। अब यहाँ हम दोष की बात करते हैं, आखिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष कौन कौन से हैं। सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित होती है दोस्तों, यहाँ इनका पहला हो गया। दूसरा इनका है तत्वों के वर्गीकरण के आधार परमाणु भार होने पर समस्थानिकों के लिए सारणी में स्थान नहीं है, ओके दोस्तों। अब यहाँ हम देखते हैं इनका तीसरा, कुछ तत्वों के युग्म ऐसे हैं जिनके पहले तत्व तथा भार
परमाणु भार उनके आगे वाले तत्व से ज़्यादा है। जैसे आर्गन 40 है दोस्तों और पोटेशियम आपका है 39 से पहले। ओके, तो यही इनके कुछ लाभ और दोष थे। अगर आपको 2 3 लाभ और दोष याद हैं तो आप आराम से लिखकर आपको नंबर मिल जाएगा, तो अगर आप लिख कर आओगे तो। अब यहाँ हम देखते हैं आपका पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य जाल का उदाहरण देकर समझाइए। अब यहाँ पर तो आपको क्या बताना है, अब यहाँ आपको बताना है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य जाल। दोस्तों आपने इसको पढ़ाया होगा। देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल आपके 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, खाद्य जाल। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, खाद्य जाल में एक जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में भिन्न भिन्न स्थान रख सकता है। ओके दोस्तों, चलिए और देखिए दोस्तों, अगर ठीक है बात करें खाद्य जाल के एग्जाम्पल केवल आपको देना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि घास। दोस्तों घास को कौन खाता है, टिड्डी खाता है। दोस्तों कौन खाता है, टिड्डी खाता है। और ठीक है, टिड्डी को कौन खाएगा दोस्तों, टिड्डी को खाएगा गिरगिट या फिर छिपकली। गिरगिट या फिर छिपकली आपके द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप देखकर अच्छे से तो समझ जाओगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। ओके दोस्तों, चलिए आपको मिल गया होगा, ठीक है, आप इसको अच्छे से देखकर आप समझ सकते हो। हरे पौधे को कौन खाएगा, चूहा खाएगा। चूहे को कौन खाएगा, सांप या बिल्ली खाएगा, ठीक है, हमने आगे भी बात किया था। और बिल्ली सांप को कौन खाएगा, शेर या फिर बाज खाएगा। ओके दोस्तों, तो यही आपका होता है खाद्य जाल। और दोस्तों खाद्य श्रृंखला भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होता है बस, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आपने इतना देख लिया है। अब दोस्तों देखिए, आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों आपने इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया होगा दोस्तों। बस केवल इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी थी और इसमें आपका कुछ भी नहीं था। 17वें की अगर तो आपको 16वां क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ओके दोस्तों, चलिए हम यहाँ देखते हैं 17वां क्वेश्चन से कि WBC एवं प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ आपको देना है WBC एवं प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको देना है। पहले यहाँ देखें, हम देखने आपका आखिर WBC होता क्या है। दोस्तों WBC बताइए आपका क्या होता है। अगर बात करें WBC हमारे बॉडी में, दोस्तों हमारे बॉडी में जो कुछ रासायनिक तत्व आते हैं उसे ख़त्म करने का काम WBC का होता है। किसका होता है दोस्तों, WBC का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कण बोलते हैं, ठीक है। WBC को श्वेत रक्त कण भी बोलते हैं हिंदी में। अब आपको दोस्तों इसका आपको संक्षिप्त टिप्पणी देता है। देखिए दोस्तों, आप सुनिए ध्यान से, ये लाल कणों से बड़े होते हैं। जो आपके लाल कण होते हैं यानी RBC से बड़े आपके WBC होते हैं। ये लाल कणों से बड़े होते हैं तथा रंग रहित होते हैं। इनमें एक अथवा एक से अधिक केंद्रक होते हैं। इनकी आकृति अमीबा की भांति टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनके कोई वक्रक नहीं होते हैं, इसलिए ये रंगीन होते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण प्लीहा से होता है। ओके दोस्तों, किससे होता है, प्लीहा से होता है। रक्त में लाल कणों की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत कम होती है। मनुष्य के एक घन मिमी रक्त में इनकी संख्या 5000 से 9000 तक होती है। ओके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आपको इतना लिखना था। अगर आप मान लो और लिखना चाहते हो तो आपको लिखना होगा कि श्वेत रक्त कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। दोस्तों कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। बस केवल आपको इतना ही लिखना था, आपको 2 नंबर आपको मिल जाता। अब यहाँ हम देखते हैं अस्थिभंग क्या है। दोस्तों अस्थिभंग क्या है, भंग मतलब दोस्तों क्या होता है, आपको भंग
शब्द से ही पता चलता होगा कि मतलब दोस्तों किसी चीज़ का नुकसान होना। अस्थि मतलब क्या होता है? अस्थि मतलब होता है हड्डी। भंग मतलब दोस्तों क्या होता है? देखिए टूटना। अस्थि भंग क्या होता है? यानी दोस्तों अस्थि भंग हड्डियों का टूटना होता है, अस्थि भंग होता है। दोस्तों अस्थि भंग आप इस तरह भी लिख सकते हो कि दुर्घटना होने के बाद हड्डियों का टूट जाना, हड्डियों का बिखर जाना ही आपका अस्थि भंग कहलाता है। आपको ऐसे ही लिखना था। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है कि अस्थि भंग कितने प्रकार के होते हैं। अस्थि भंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अस्थि भंग आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के होते हैं। लिखिए आप, पहला सरल अस्थि भंग, दूसरा आपका हो जाएगा विषम अस्थि भंग, और तीसरा आपका हो जाएगा बहुखंड अस्थि भंग। दोस्तों आपका चौथा हो जाएगा कच्ची अस्थि भंग, और पांचवा आपका हो जाएगा जटिल अस्थि भंग। ये दोस्तों आपके 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपको इसका वर्णन भी तो करना है। जैसे कि आपका पहला हो गया सरल अस्थि भंग, आपके केवल हड्डी टूट या करक जाता है। दोस्तों यह आपका आएगा, ठीक है, सरल अस्थि भंग में। और जो आपका विषम है, जब हड्डी टूटने के साथ साथ घाव होने के कारण त्वचा से रक्त बहना, दोस्तों यह आपका आएगा विषम में, ठीक है। और बहुखंड अस्थि भंग में आपका आएगा जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़े हो जाते हैं, तो यह आपका बहुखंड दोस्तों, यानी 3 से अधिक खंड होना बहुखंड अस्थि भंग आएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपका चौथा है कि कच्ची अस्थि भंग। ऐसा प्रायः बच्चों के साथ होता है जब उनकी हड्डियों को आघात लगता है तो टूट जाती है और फट जाती है, वह मुड़ जाती है। दोस्तों ये आपके कच्ची अस्थि भंग के अंतर्गत आएगा। दोस्तों और पांचवा आपका है, लास्ट आपका है जटिल अस्थि भंग। कभी कभी हड्डी टूटने के साथ साथ उनकी आंतरिक अंग एवं अंग यह एक न्यायु या किसी महत्वपूर्ण रक्त धमनी को भी चोट लगता है। दोस्तों यानी अगर जटिल अस्थि भंग में ये होता है कि अगर आपकी हड्डी टूट गई तो उसके साथ साथ आपके अंदर की मांसपेशियों को भी चोट लगता है, काफ़ी गंभीर चोट लगता है, तो आपका जटिल अस्थि भंग के अंतर्गत आएगा। हमने यहाँ पर अस्थि भंग के 5 प्रकार देखे हैं दोस्तों, और हम लोग उनके सारे हमने व्याख्या भी किया है। दोस्तों आपको ऐसे ही लिख के आना है, आपने ऐसे ही लिखा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसका यूज़ करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।